हेलो ऑल, मैं हूँ चरवाक लोकायत और आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। टुडेस वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट the truth of Ram Setu and floating stones. So you might have seen lot of images being circulated and told that Ram Setu is man-made, so-called Adams Bridge is man-made, and then you would have seen people sharing photo of stones with Ram Nam written on it and claiming there is still magic in the Ram Nam and so on and so forth. Today we will closely analyze this and with all scientific fact and geographic fact, we will let you know the truth. What is the truth behind this? Does this have any essence? तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे जो राम सेतु और राम के नाम पे लिख के जो पत्थर तैरते हैं, ये जो क्लेम्स है और इसके ऊपर सोशल मीडिया में जो फ़ोटो शेयर किए जाते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और हम ये दिखाएंगे कि इसमें कितनी सच्चाई। तो वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो ये रहा कुछ इमेजेस, आप देख सकते हैं। आजकल वेबसाइट भी बहुत सारे बन चुके हैं जो ये दिखाते हैं एंड देयर आर वेबसाइट विच मेक्स दिस क्लेम दैट the so-called Adams Bridge and which we call as Ram Setu is man-made and it is genuine, and that is a very strong reason to believe. You can see there are websites and blog posts all around the internet, and this is again the continuation and they associated with the stories of Lord Ram and his exploits. So the real question today we will be discussing, हम जो चर्चा करने वाले कि इसमें कितनी सच्चाई है। जोग्राफिकल फैक्ट्स और जियोलॉजिकल फैक्ट्स, जो साइंस का एक ब्रांच है, वो क्या इस्टेब्लिश करता है। तो आ जाते शुरू हो जाते इसके साथ। ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये है मैप जो कि आज से लगभग 12,000-13,000 ईयर साल पहले का है, जब आइस एज था। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और जो श्रीलंका है जुड़ा हुआ एक लैंड मास के साथ। अब ऐसा इसलिए क्योंकि सी लेवल जो था उस समय बहुत नीचे था, सी लेवल नहीं था। और आप गल्फ भी नहीं देख सकते, पर्शियन गल्फ जो कि लैंड से कवर हो चुका है। तो उस समय सी लेवल इतना लो था कि इंडिया का कोस्ट लाइन भी एक्सटेंडेड था और इंडिया और श्रीलंका एक लैंड मास से जुड़ा था। जब आइस एज खत्म हुआ और जब सी लेवल राइज होने लगा तो ऑब्वियस बात है कि जो इंडिया और श्रीलंका के बीच का जो लैंड है वो भी पानी में चलता गया और उसका शायद कुछ रेमनेंट जो है जिसको आज हम उठा के बोल रहे हैं राम सेतु या एडम्स ब्रिज। कोस्ट लाइन भी आजकल कम हो चुका है, इंडिया का रिड्यूस हुआ है। और आप देख सकते हैं ये लेट प्लाइस्टोसिन, जो हम जियोलॉजिकल एपॉक में हम बोलते हैं प्लाइस्टोसिन, वो लास्ट एपॉक था। पूरे देख सकते हैं, इवन जो साउथ ईस्ट एशिया वो भी एक बड़े लैंड मास से जुड़ा है, जबकि आज के टाइम में वो लैंड मास नहीं है। साउथ ईस्ट एशिया भी लैंड मास है। पर्शियन गल्फ भी आप देख सकते हैं वो पूरा ढका हुआ है, वो भी नहीं है। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका पूरे एक लैंड मास से जुड़ा हुआ है पूरे तरीके से। अभी जो आता है ना, वो मैं भूल गया, पनामा कैनाल जो बनाया गया, पनामा जो कि अभी बनाया गया जोड़ने के लिए, लेकिन 12,000-13,000 साल पहले ऑलरेडी जुड़ा हुआ था। और ऊपर आप देख सकते हैं आइस शीट, नॉर्थ अमेरिका और नॉर्दर्न यूरोप और नॉर्दर्न एशिया आइस से ढका हुआ था। और ब्राउन में वो एरिया आप देख सकते हैं जो पहले लैंड मास में हुआ करता था ड्यू टू लो सी लेवल। तो सी लेवल इतना कम था कि वो ब्राउन का जो एरिया में आप देख सकते हैं इस मैप में, द ब्राउन एरियाज रिप्रेजेंट द sunken लैंड मास, बट टुडे दे आर ऑल अंडर सी नाउ। ओके, सो यू कैन सी इंडिया and Sri Lanka are also joined by the land mass, and sea level rose, and natural that some part of that remnant has become coral reefs today and Tambolo, and we say that today it is Adams Bridge or Ram Setu, however you like to call it. Okay, again this is a natural formation. So would you like to say the sunken sea land under Indonesia and South America, Australia is also made by man-made? There are some people who can claim like that, but is that true? No. So similar thing holds true here as well, that this is a natural process, geological process. Okay, and even the landmass, and you can see here some of the Pleistocene things, some of the land bridges. Okay, so Sunda land, Sahil land, and some of them were there which
are now under sea. So does that mean those land were made by man made? No, they are natural. वो natural है, किसी इंसान ने या मनुष्य ने नहीं बनाया है, ठीक है। अगर उस हिसाब से देखें तो आपको ये जियोलॉजिकली समझना होगा। अब हम आते हैं एक जोग्राफिकल टर्म जो जोग्राफी में जानने लायक है, वो है व्हाट इज तंबोलो। A tambolo is a coastal formation that means, when translated from Italian mound, it appears to be a small island that has not fully separated from the mainland. This island, like landform, is actually attached to a coast by a thin sandbar or a spit. Tambolos are sometimes referred to as tide island because it seems to tether to the coast. These formations can be either solitary or found in cluster. When clustered, the sandbars may form a lagoon-like enclosure near the coast. These types of lagoons are likely to fill with sediment over time. तो तंबोलो वो एक है जो एक आइलैंड लाइक फॉर्मेशन होता है समुंदर से जो कोस्ट लाइन को और आइलैंड को जोड़ता है। हालांकि एक बहुत ही पतला सा एक फॉर्मेशन है ड्यू टू सैंड। अब कोस्ट का जो सैंड होता है वो डिपॉजिट सैंड और सिल्ट डिपॉजिट से ही एक्यूमुलेट होता है, फॉर्मेशन होता है बिटवीन कोस्ट लाइन एंड द आइलैंड। तो उसमें अगर हम देखें तो जिसको हम राम सेतु बोल रहे हैं या एडम्स ब्रिज बोल रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, जो भी बोला जा रहा है, वो भी एक नेचुरल फॉर्मेशन है बेस्ड ऑन द डिपोजिशन ऑफ सैंड एंड सिल्ट। और उसमें कोरल रीफ्स भी है। आज के टाइम में जो पानी के अंदर है वो कोरल रीफ्स बन चुका है। और जैसा कि मैंने जियोलॉजिकली दिखाया गया, ये एक एक्सपोज्ड लैंड था पहले 13,000 ईयर बैक, जो भी पानी के अंदर मोस्ट ऑफ इट आ चुका है। तो इससे भी क्लैरिफाई होता है कि ये मतलब जियोलॉजिकल और जोग्राफिकल प्रोसेस है, ना कि आपका कोई मैन मेड बैठ के इंसान ने बनाया, इंसान ने कुछ क्रिएट कर दिया वहाँ पे, जैसा कि बताया गया। अब एक तंबोलो बनता कैसे, हाउ इज ए तंबोलो फॉर्म्ड, ये देखिए। ए लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट अकर्स व्हेन वेव्स पुश सेडिमेंट विच मे कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले टुवर्ड्स द कोस्ट लाइन of at an angle. Instead of landing on the beach, this sediment begins to build up between the beach and an island, creating the bar mentioned above and effectively tying the island to the mainland. This drift is often influenced by the wind direction. When created by longshore drift, these formations are sometimes not considered a true तंबोलो। तो दो तरह के तंबोलो, एक ट्रू तंबोलो और एक तंबोलो। नॉर्मल तंबोलो इस तरह से फॉर्म होता है, एक आइलैंड है और एक है कोस्ट लाइन बीच। उसके बीच जब समुंदर का पानी जो है एट एन एंगल क्ले, सिल्ट, सैंड को पुश करता है, और जब वो एक्यूमुलेट होता है तो एक पतला सा एक मतलब एक कनेक्शन जैसा बनता है जिसको बोलते हैं तंबोलो, जो कि मेड अप ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। और क्योंकि हम देख सकते हैं जो पार्क स्ट्रीट में जो एक ब्रिज हम देखते हैं, लेट्स कॉल इट पार्क स्ट्रीट ब्रिज मोर और लेस, ठीक है। तो उस ब्रिज को भी अगर आप देखेंगे तो वो भी सैंड, सिल्ट और क्ले का ही एक्यूमुलेशन है, और उसके नीचे जो है कोरल रीफ्स भी है, ठीक है। इसका भी मैं मैप दिखाऊंगा कि वहाँ कोरल रीफ्स, और कोरल रीफ्स को इंसान या ह्यूमन बीइंग नहीं बना सकता, ये नेचुरली बनता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी अगर आप इन सब डेटा को देखेंगे कि इट इज़ अ नेचुरल फॉर्मेशन। आप इन डेटाओं को आप मतलब जोड़ेंगे, कोरिलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और प्लस मैं एक और चीज़ जहाँ पे ये बता रहा था, ये लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट से कैसे होता है ये तंबोलो, ये आपको पता चल गया होगा फॉर्मेशन, ठीक है। वेव डिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ए ट्रू तंबोलो, जैसे कि मैंने बताया एक नॉर्मल तंबोलो और एक ट्रू तंबोलो में क्या फ़र्क है। ट्रू तंबोलो कैसे बनता है? ट्रू तंबोलो इज फॉर्म्ड by a wave diffraction and refraction. Waves move towards the coastline and are slowed down as they enter the shallow water. They first reach the islands that are close to the shore. Because these waves are moving at a slower than normal pace, they move at around the island instead of over it. As the water moves more slowly around the island, it picks up the sediment along the way. When the waves meet on the other side of the island, the sediment is deposited. This sediment continues to build up until it creates the sandbar that connects the island to the beach. तो ट्रू तंबोलो तब बनता है जब
समंदर का पानी का जो स्पीड है वो स्लो हो जाता है अराउंड द कोस्ट लाइन्स ऑफ द आइलैंड, ठीक है। और वहाँ का जब वो स्लो हो जाता है तो वो पानी क्या करता है, वहाँ का सेडिमेंट, सैंड, सिल्ट और क्ले जो है डिपॉजिट है उसको ला के आता है, और जब पूरा आइलैंड कवर कर लेता है तो वो आगे जाके डिपॉजिट करता जाता है, उसको बोलते हैं ट्रू तंबोलो, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है। और आप इसका मैं इन सब का लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में वेरीफाई करने के लिए लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाके पढ़िए, वेरीफाई कीजिए। तो ये आइलैंड के इर्द गिर्द जाके कलेक्ट करता है सैंड सिल्ट को, और एक जगह पे लाके बीच के सामने डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। तो इससे लगता है कोई कनेक्शन बन रहा है विद द आइलैंड। तो ये क्या ब्रिज बोला जाए हम इसको, क्या किसी ह्यूमन बीइंग ने बनाया? ये तो हो रहा है नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं चेंजिंग तंबोलो, क्योंकि वेव्स आते जाते रहते तो ये चेंज भी हो सकते हैं इसके शेप्स। आइए देखते हैं। बिकॉज ऑफ द यूनिक शेप्स ऑफ तंबोलोस दे टेंड टू मोर likely to change over time due to weathering and tides than regular coastline. Sometimes the island at the end of the bar or the spit is large enough that it supports commercial or residential activity. In order to prevent changes to Tambolo, the bar is reinforced with cement roads and parking lots. This prevents wind and the waves from washing away the finer sediment on top of the bar. तो क्योंकि विंड और जो टाइड होता है उसका रवैया बदलता रहता है, तो इसका शेप भी बदलता रहता है तंबोलोस का, और ये कभी कभी ख़त्म भी हो जाता है। तो नेचुरल सी बात है ये कि क्या होता है कि लोग उसको मेंटेन करने के लिए सीमेंट बार बनाते हैं, पार्किंग लॉट बना देते हैं, ताकि ऊपर से जो विंड और जो टाइड आ रहा है वो उसको चेंज ना कर सके, ठीक है, तो उसका शेप चेंज ना हो। ये एक बेसिक जोग्राफिकल फिनोमेनन है जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, और आपको समझ में आ गया कि पाक स्टेट में जो ब्रिज बना वो भी कैसे बना होगा आज के टाइम पे, ठीक है। प्लस मैंने ये भी दिखाया कि ऑलरेडी वो एक लैंड मास था जो ज्वाइन हुआ था, जिसका एक रेमिनेंट है, हो सकता है, ठीक है। अब क्या लैंड मास को कोई उतने बड़े लैंड मास को बैठ के कोई इंसान ने या ह्यूमन बीइंग ने बना दिया? नहीं, ये एक नेचुरल फॉर्मेशन है जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हुआ है। और आपको मैंने वो मैप भी दिखा दिया है, इन सब का मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। You can go out and check these links in the description. I'm gonna share all these links. So hope this clarifies everything. Okay, and I have taken some time to do this deep research. Okay, here is an example of Tasmania. Tasmania is a small island close to Australia, and you can see something called as Bruny Island, and you see a very thin line joining this coast with the island. That is an example of Tombolo. Okay, so does that mean it's made by man? Aupuri Peninsula, you can see here, and it's also Tombolo. It's on the northern part of the New Zealand, and you can see a small island is joined by a thin line to the mainland. Does that mean it is man-made? Here is again another example, Park Strait. You see the Gulf of Mannar as well, and Park Strait as well, and you see there is a thin, connection between coast of India and Sri Lanka. So that's what people are calling it as Adam Bridge or Ram Setu. There are different names, but I will refer it to it as Park Strait Bridge. And you can see one of the areas highlighted for coral reefs in this map by NOAA, National Oceanographic and Atmospheric Association, is the area between India and Sri Lanka. So there is a coral reef there already, and it's a natural formation. Does that mean man-made? Here is again another example. एक और एग्जाम्पल है, इसको बोलते हैं बेरनजॉई लोकेलिटी, जो कि आपका है न्यू साउथ वेल्स और एक आइलैंड के बीच में। और आप देख सकते हैं छोटा सा पतला सा लैंड, इफ़ यू कैन पॉज द वीडियो एंड वॉच द लैंड क्लोजली, और पतला सा एक लैंड दिख रहा है। तो क्या इसको भी बैठ के किसी इंसान ने बनाया? Does that mean it's man-made or some man has made this? No. So this is a very thin line, right? That's the thing. Again, I have shown example, and then here is the big news.
The Indian Council of Historical Research will not conduct or fund any study to determine whether the Ram Setu was a man-made or a natural structure. Its newly appointed chairperson Arvind Jamkhedkar has said dismissing the project earlier announced by the HRD body. And this is a 2018 news when the Bharatiya Janata Party was already in the center. It was already in the power. Okay. So there is no controversial. It is natural formation, but people have to be rallied around a political narrative for power and votes. Hence, this has been emphasized. Okay. You talk about Vivekanand, you talk about people like Dayanand Saraswati or even Savarkar. How many times did they really emphasize on this issue, Ram Setu? I mean, in their works. Bankim Chandra Chatterjee, how many times? So again, I leave it up to you and I'll share the links. And ये एक देख सकते एक वायरल फोटो जो शेयर किया गया था सोशल मीडिया में, फोटो फ्लोटिंग स्टोन विद द नेम ऑफ राम बिकम्स वायरल. अब इसकी सच्चाई क्या है? क्या ऐसे पत्थर तैरते हैं? और पत्थर है तो कैसे तैर रहे? कौन से पत्थर है? और मैं बोल सकता हूँ बिना राम नाम के भी ये पत्थर तैरता ज़रूर. सो आई एम गोना शो द साइंस रियल बिहाइंड what type of stones it is. It says, Kristen had the idea that is in hindsight obvious. Manga said the water is filling up only of the pore spaces. The water surrounds and traps gases in the pumice, forming bubbles that make the stones buoyant. Surface tension serves to keep these bubbles locked inside for prolonged period. The bobbing observed in the laboratory experiments of pumice flotation is explained by trapped gases expanding during the heat of the day, which causes the stones to temporarily float until the temperature drops. एक नॉर्मल स्टोन है, एक प्यूमाइस स्टोन. तो प्यूमाइस स्टोन का एक सिद्धांत ये है कि जब पानियाँ उसमें जो पोर्स होती है तो पानियाँ जो है उसमें गैसेस को ला के ट्रैप कर लेती है और जो सरफेस टेंशन है वो उन गैसेस को बनाए रखता है उस पोर्स में, पत्थर के पोर्स में. तो इससे पत्थर का जो पोर्स जो है वो बॉयंट होता है. बॉयंसी का जो प्रिंसिपल है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इफ डेंसिटी इज लेस देन द वाटर तो वो तैरने लगता है. तो पत्थर का जो डेंसिटी है वो समुंदर के पानी या पानी के डेंसिटी से कम होता है तो वो तैरने लगता है. तो इसके लिए कोई राम नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिना राम नाम के भी तैरता है. सो इवन विदाउट द नेम ऑफ राम दिस वुड हैव फ्लोटेड, दिस स्टोन. एंड दिस इज अ स्टोन कॉल्ड एज प्यूमाइस स्टोन. इट्स अ वॉल्केनिक स्टोन and it has pores in it. So when water enters the pore, it traps the gas, and when it's at the surface of the water, the surface tension ensure these pores and gases are there on the stone, thus making it buoyant. Means its density is lower than the water, hence it floats. And this happens during the daytime mostly when temperature are higher. And you can see it is true, some rocks can float on water for years at a time. And now scientists know how they do it and what causes them to eventually sink. X-ray studies at Department of Energy, Lawrence Berkeley National Laboratory have helped the scientists to solve this mystery by scanning inside samples of lightweight, glassy, porous volcanic rocks known as pumice stones. तो pumice stones की जो volcanic rocks है ये बर्कली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली लेबोरेटरी में एक्सरे में पता किया है कि ये काम कैसे करता है. एक्सरे देखा गया है और उससे ये जाना गया है कि ये मिस्ट्री क्या है और ये पत्थर कैसे तैरता है और ये सालों तक तैर सकते हैं. तो इसका मतलब ये है कि ये राम नाम से तैर रहा है. अब मेरे को बताइए इन पत्थर में कहाँ पे राम नाम लिखा है? मैं एक ऐसा पत्थर दिखाऊंगा जिसमें किसी देवी देवता का नाम नहीं लिखा और वो तैर रहा है. तो ये नॉर्मल एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल का विज्ञान जो जानता है 8th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड का बच्चा, और जो ये पोरस पत्थर का जो स्पेशलिटी है वो जो जान लेगा, मुझे नहीं लगता वो कभी इस बात को मानेगा कि किसी पत्थर पर नाम लिख देने से वो तैरने लगेगा. ठीक है. और ये बेसिक चीज़ है. मैं बाइजूस का भी लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में. आई शेयर द बाइजूस लिंक ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल एज वेल. buoyancy, how does that work? When the density of an object is less than the density of water, it's going to float. It's very simple as that. And this is basic 8th and 9th standard
physics. And educated people who have done that believe in this. Okay, what makes pumice float? There is a very nice video on this as well from the Berkeley lab, UC Berkeley. I'm pretty sure people who were sharing Kalpa Vigraha thing with UC Berkeley as reference, they're not going to say about this thing. They're not going to name that university here because this kind of goes against their notion or beliefs. So here is an animation. You can see the animation video as well. I'm going to share the link of this video in the description. मैं description में link डाल दूंगा. अब आप देख सकते हैं एक पत्थर है पानी में तैर रहा है और ये पोरस पत्थर है, पोर्स देख सकते हैं, और ये जो है प्यूमाइस रॉक है. अब क्योंकि पानी का जो गैसेस होता है वो ट्रैप हो जाता है उस पोर्स में, और क्योंकि सरफेस टेंशन उसको ट्रैप करे रखता है वाटर का, वो जो है उसका डेंसिटी पानी से नीचे गिर जाता है और वो तैरने लगता है. बस ये सिंपल प्रिंसिपल है. अब मेरे को दिखाइए यहाँ पे कहाँ पे किसी देवी देवता का नाम लिखा है, किसी राम का नाम लिखा है या कृष्ण का या किसका अगेन. और ये जापान टाइम्स का एक न्यूज़ है, आई थिंक रिसेंट का ही होगा. फ्लोटिंग प्यूमाइस स्टोन्स सेट टू हिट कैंटो कोस्ट लाइन्स पुटिंग फिशिंग एंड वाइल्ड लाइफ इन जेपर्डी. मैं इस न्यूज़ का भी लिंक शेयर कर दूंगा. ये कोस्ट लाइन तक जा सकते, बड़े दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं. और क्योंकि आपको पता है वहाँ जापान एक आइलैंड है और वहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है, तो पोरस रॉक्स का तैरना एक आम बात है. अब इसका मतलब ये है कि वहाँ पे किसी राम का नाम लिखा गया और वो तैरने लग गया पत्थर, नहीं. तो हो सकता है कोई पोरस पत्थर उठा ले प्यूमाइस स्टोन और उस पर राम का नाम लिख दे और बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दे. तो इससे पहले आप ये वीडियो शेयर कीजिए, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो सो दैट पब्लिक इज़ नॉट फूल्ड इनटू बिलीविंग दैट स्टोन्स रियली start floating because of Ram Nam. It's not because of Ram Nam, it's because of the porous nature of the stone which traps the gases and makes it float and makes its density come down below the water. Okay, so and it can hit the coastlines. These are of various sizes. Pumice stones are of various sizes, right? Floating, and it affects the coastlines. So this can be big as well. But does that mean you can keep your foot and start walking on that? No, because your weight plus on that stone is going to reduce the water. It's going to make the density greater than the water and it's going to sink. So yeah, I'm going to share this link. मैं इन सब links को डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में. तो आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करता हूँ. आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि लोगों को कैसे राम सेतु के नाम पे और राम के नाम पे लिख देने के पत्थर को वो प्रमोट कर दिया गया और लोग मान लेते हैं, कैसे बेवकूफ़ बनाया गया है पब्लिक को. आई होप ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट ज़रूर करके मेरे को बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा. प्लस कहीं पर भी आप कोई क्लेम देखते हैं, जैसे जैसे मैं वीडियो बनाते चलो, जैसे कल्प विग्रह का या कोई तलपड़े का एरोप्लेन उड़ाया विमानस का क्लेम, या फिर जो राम सेतु का क्लेम है या राम के नाम पे लिखा हुआ पत्थर तैरता उसका क्लेम मिलता है, या फिर आपका जो भी ऐसा क्लेम मिलता है, इवन ये क्लेम कि मंत्र बोल दिया और यज्ञ से आग जलने लग गया, तो ऑलरेडी जो मैंने वीडियो बनाया वहाँ पे जाइए और शेयर कीजिए और लोगों को दिखाइए कि ये सच्चाई नहीं है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठीक है, इन द नेम ऑफ सुपरस्टिशन. तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन दबा लीजिए फॉर नोटिफिकेशन.